नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, इस क्राइम की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। विवाह के बाद हनीमून हर पति और पत्नी की एक सुखद अनुभूति होती है, जिसके लिए वे हैसियत के अनुसार एक अच्छे स्थान का चयन करते हैं। पुणे निवासी आनंद कामले ने भी दीक्षा से शादी हो जाने के बाद हनीमून के लिए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाया था। उन्होंने इसके लिए तारीख तय की थी 2 जून 2018। आनंद कामले और दीक्षा खुश थे। उनकी ये खुशी तब दोगुनी हो गई जब आनंद का जिगरी दोस्त राजेश बोवड़े और उसकी पत्नी कल्याणी भी इस खुशी में शामिल हो गए। 2 जून को 3 बजे ये चारों अपनी कार से सतारा के लिए निकल गए। अभी ये लोग पंचगनी के पसरणी घाट ही पहुंचे थे कि उनके सारे सपने बिखरकर चूर चूर हो गए। कुछ देर पहले तक हंसते खेलते इन जोड़ों के बीच एकाएक मातम छा गया। हुआ ये कि पसरणी घाट पर पहुंचते ही आनंद कामले की पत्नी दीक्षा ने उल्टियां आने की बात कही। पत्नी के कहने पर आनंद कामले ने कार साइड में रुकवा दी। कार के रुकते ही दीक्षा मुंह पर हाथ रखकर नीचे उतर गई। उसके साथ साथ आनंद कामले भी कार से बाहर आ गया था। जिस जगह पर कार खड़ी थी वो काफी सकरी थी, इसलिए राजेश बोवड़े ने कार थोड़ा आगे ले जाकर खड़ी कर दी और स्वयं भी कार से उतरकर अपनी पत्नी के साथ वहां के दृश्यों को देखने लगा। उसने पत्नी के साथ कुछ फोटो भी खींचे। हालांकि दीक्षा को उल्टियां नहीं हुई, फिर भी आनंद कामले उसकी हालत देखकर घबरा गया था। वो दौड़कर गया और कार से दीक्षा के लिए पानी की बोतल ले आया। दीक्षा रोड के साइड में पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अभी अपने मुंह पर छींटे मार ही रही थी कि तभी वहां एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर 2 युवक बैठे थे जो बिना किसी बात के ही वहां खड़े आनंद कामले से उलझ गए। जब दीक्षा ने पति का पक्ष लेते हुए ऐतराज जताया तो वे लोग दीक्षा के गहने छीनने लगे। उन्होंने उसका मंगलसूत्र खींच लिया, जिससे दीक्षा के गले में जख्म भी हो गया। ये आनंद कामले को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उन दोनों से भिड़ गया। तब उन युवकों में से एक ने अपने साथ लाए कांटे से आनंद के सिर पर वार कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए आनंद वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो कुछ ही दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। इधर अपनी सेल्फी और गपशप में मस्त राजेश और उसकी पत्नी कल्याणी ने दीक्षा और आनंद कामले की चीख सुनी तो वे उनकी तरफ दौड़े। वे रोड पर आए तो उन्होंने देखा कि 2 युवक आनंद से मारपीट कर रहे हैं, जिनमें से एक के हाथ में खतरनाक हथियार था। राजेश दोस्त की जान बचाने के बजाय डर की वजह से पत्नी के साथ कार में जाकर बैठ गया। हमलावर युवकों ने जब राजेश को देखा तो वे आनंद को छोड़कर कार के करीब पहुंच गए। कार के दरवाजे बंद थे। एक युवक ने हथियार से कार के आगे वाले शीशे पर वार किया। परिणाम स्वरूप शीशा टूट गया। शीशे के टुकड़े राजेश बोवड़े व उसकी पत्नी के सिर पर लगे, जिससे खून बहने लगा। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए राजेश ने कार तेजी से भगा दी। कुछ ही दूर आगे पंचगनी का पुलिस थाना था। थाने पहुंचकर राजेश ने इस घटना की जानकारी दी, लेकिन वहां से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी। वहां की पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि घटना वाली जगह वाई पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। जब तक राजेश बोवड़े और उसकी पत्नी कल्याणी वाई पुलिस थाने पहुंचे, तब तक वहां की पुलिस को सतारा जिला अस्पताल से इस मामले की जानकारी मिल चुकी थी। फिर भी वाई पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनायक वेताल ने उन दोनों का बयान नोट किया और घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। उन्होंने अपनी एक पुलिस टीम को घटना स्थल पर भेजा और स्वयं अपने सहायकों के साथ सतारा अस्पताल की ओर रवाना हो गए। वहां जाने के बाद पता चला कि राजेश और उसकी पत्नी कल्याणी के जाने के बाद दोनों हमलावर मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। उनके जाने के बाद दीक्षा किसी से लिफ्ट मांगकर आनंद कामले को सतारा के क्रांति नाना साहेब पाटिल अस्पताल लाई और सारी बात डॉक्टरों को बता दी। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल आनंद कामले का चेकअप किया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। दीक्षा भी मामूली रूप से जख्मी थी, उसका भी प्राथमिक उपचार किया गया था। थाना प्रभारी विनायक बेताल अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से मिले और आनंद कामले के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। आनंद कामले के शरीर पर गहरे जख्म थे। दीक्षा बयान देने की हालत में नहीं थी, इसलिए थाना प्रभारी डॉक्टरों से बात करके थाने लौट आए। इस मामले की खबर जब आनंद कामले के परिवार वालों को मिली तो कोहराम मच गया। परिवार के सारे लोग रोते बिलखते अस्पताल पहुंच गए। आनंद कामले के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया।
मामला लूटपाट और हत्या से संबंधित था, जिसकी जांच के लिए मौका वारदात की गवाह दीक्षा कांबले का बयान जरूरी था। घटना स्थल पर गई पुलिस टीम खाली हाथ लौट आई थी। उसे वहां लूटपाट जैसा कोई सूत्र नहीं मिला था। इस बारे में अब दीक्षा ही कुछ बता सकती थी। मामूली रूप से जख्मी दीक्षा जब कुछ सामान्य हुई तो थाना प्रभारी विनायक वेताल ने उसका बयान दर्ज करने के लिए उसे थाने बुलाया। चूंकि मृतक आनंद कांबले आरपीआई पार्टी का पुणे शहर का उपाध्यक्ष था, इसलिए पुलिस के लिए यह मामला महत्वपूर्ण बन गया था। आनंद की हत्या की जानकारी पूरे शहर में फैल गई थी। देखते ही देखते पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पुणे शहर की सड़कों पर उतर आए थे। मामला तूल पकड़ता इसके पहले ही सतारा के एसीपी संदीप पाटिल और अजीत टिके हरकत में आ गए। थाना प्रभारी विनायक और क्राइम ब्रांच के पीआई पद्माकर घनवट केस की जांच में जुट गए। दिन रात एक करके पुलिस ने 24 घंटे के अंदर केस को खोलने में सफलता हासिल कर ली। पुलिस ने अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया था। थाना प्रभारी विनायक वेताल और पीआई पद्माकर घनवट ने पहले आनंद कांबले को अपनी जांच के दायरे में लिया, क्योंकि उनका मानना था कि आनंद कांबले चूंकि आरपीआई पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था, इसलिए उसकी किसी से अनबन या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं निकला। आनंद कांबले का चरित्र साफ सुथरा था। इसके बाद जब उनका ध्यान कांबले परिवार की नई नवेली दुल्हन दीक्षा पर गया तो उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। उन्होंने देखा कि सिर्फ 7 दिन की दुल्हन के चेहरे पर दुख के वैसे भाव नहीं थे जैसे होने चाहिए थे। जहां सारा परिवार आनंद कांबले के गम में डूबा था, वहीं दीक्षा की आंखों और चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। दूसरी बात जो पुलिस को खटक रही थी वो ये कि अगर हत्यारे लूटपाट के इरादे से आए थे तो उन्होंने आनंद कांबले की हत्या क्यों की। उन्हें दीक्षा की हत्या करनी चाहिए थी, क्योंकि सारे गहने दीक्षा के शरीर पर थे, जबकि वो सिर्फ उसका मंगलसूत्र ही लेकर गए थे। इन सारी कड़ियों को जोड़ने और दीक्षा की कुंडली खंगालने के बाद दीक्षा पुलिस के निशाने पर आ गई। उन्होंने जब दूसरी बार दीक्षा को थाने बुलाकर पूछताछ की तो वो संभल ना सकी और उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। 24 साल की दीक्षा देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही हसीन और चंचल थी। महत्वाकांक्षी दीक्षा को जो एक बार देख लेता था वो अपने आप उसकी तरफ खींचा चला जाता था। लेकिन दीक्षा जिसकी तरफ खींची चली गई थी वो खुशनसीब निखिल मलेकर था, जो उसके स्कूल का दोस्त था। 26 साल का निखिल पुणे के चिखली गांव का रहने वाला था। उसके पिता सुदामा पुणे की एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे। परिवार साधन संपन्न था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। निखिल मलेकर को पूरा परिवार प्यार करता था और उसकी हर मांग पूरी करता था। यही वजह थी कि वो जिद्दी स्वभाव का बन गया था। वो जो चाहता था उसे वो किसी भी रूप में हासिल कर ही लेता था। दीक्षा के पिता धार्मिक प्रवृत्ति और पुराने ख्यालों के आदमी थे। उनके लिए समाज और मान मर्यादा ही सब कुछ था। उनकी गिनती गांव के संपन्न किसानों में होती थी। दीक्षा उनकी लाडली बेटी थी जिसे पूरा परिवार प्यार करता था। इसी वजह से परिवार के सामाजिक और रूढ़िवादी होने के बावजूद दीक्षा को खुली छूट मिली हुई थी। निखिल और दीक्षा की लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब दोनों स्कूल आते जाते थे। दीक्षा का गांव निखिल के गांव के करीब था। दोनों का स्कूल आने जाने का रास्ता एक ही था। दोनों स्कूल तो साथ साथ आते जाते ही थे। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पिकनिक पर भी साथ साथ रहते थे। जब तक दोनों कम उम्र के थे तब तक उनका व्यवहार दोस्ती जैसा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे उनका रंग रूप और ख्याल बदले। वक्त के साथ साथ बचपन की दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। दोनों की पढ़ाई भले ही खत्म हो गई, लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ। उनका मिलना जुलना पहले जैसा ही चलता रहा। दोनों जब भी मिलते थे एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में देखा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जहां दीक्षा और निखिल मलेकर अपने सुनहरे जीवन का सपना देख रहे थे, वहीं दूसरी ओर दीक्षा के माता पिता उसकी शादी का ताना बाना बुन रहे थे। दीक्षा के पिता उसके लिए वर की तलाश में थे। ये बात जब दीक्षा को पता चली तो वो बेचैन हो गई। वो अपने दिल में निखिल मलेकर की छवि समेटे बैठी थी और उसी से शादी करना चाहती थी। आखिर एक दिन उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी। उसने कहा कि वो निखिल से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। निखिल का परिवार भी अच्छा है और घर के लोग भी। हम दोनों खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। दीक्षा की बात सुनकर उसके घर वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी अपनी आज़ादी का इस तरह उपयोग करेगी।
पिता ने दीक्षा की बातों को अनसुना करते हुए कहा, देखो बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे। हमारी अपनी मर्यादा भी है और समाज में इज्जत भी। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम प्यार व्यार का चक्कर छोड़कर मान सम्मान से जियो और परिवार को भी अपना सिर उठाकर चलने दो। इसी में सबकी भलाई है। अपने परिवार वालों के सख्त रवैये से दीक्षा ये बात अच्छे से समझ गई थी कि जो सपने सच नहीं हो सकते उन्हें देखने से क्या फायदा। यही सोचकर वो धीरे धीरे निखिल को भूलकर उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। एक तरफ जहां दीक्षा का ये हाल था, वहीं दूसरी तरफ निखिल भी परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अक्सर मिलने और चहकने वाली दीक्षा को अचानक क्या हो गया कि वो खामोश और उदास रहने लगी है। लेकिन कहावत है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह जरूर निकल आती है। ऐसा ही दीक्षा के साथ भी हुआ। एक दिन उसने निखिल को बता दिया कि उसके घर वाले उन दोनों की शादी के खिलाफ है और उसकी शादी कहीं दूसरी जगह करना चाहते हैं। दीक्षा ने निखिल से कहा कि वो उसे भूल जाए। दीक्षा की बात सुनकर निखिल के होश उड़ गए। वो बोला, दीक्षा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा, उनसे विनती करूंगा। इससे कुछ नहीं होगा निखिल, मैं अपने परिवार वालों को अच्छी तरह से जानती हूँ। वहां तुम्हारा केवल अपमान ही होगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे भूल जाओ। दीक्षा ने उदासी भरे स्वर में कहा। तो क्या तुम मुझे भूल सकती हो? निखिल ने सपाट शब्दों में पूछा। मैं तुम्हें भूल तो नहीं सकती, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, वो बोली। दीक्षा के काफी समझाने के बाद भी निखिल नहीं माना और वो उसके परिवार वालों से जाकर मिला। आखिर वही हुआ जिसका दीक्षा को डर था। निखिल को अपमानित कर घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। ये बात दीक्षा से सहन नहीं हुई। निखिल को घर से निकालने की बात को लेकर बेटी बगावत न कर दे, ये सोचकर उसके पिता दीक्षा के लिए वर की तलाश में जुट गए। जल्दी ही उन्होंने पुणे के तालुका औंध गांव के रहने वाले आनंद कामले से दीक्षा का रिश्ता तय कर दिया। 32 साल का आनंद सुंदर, स्वस्थ और मिलनसार युवक था। उसका माता पिता के साथ भाई भाभीियों और बहनों का भरा पूरा परिवार था। पिता ज्ञानेश्वर कामले गांव के प्रतिष्ठित किसान थे। संयुक्त परिवार होने के कारण कामले परिवार में सभी मिलजुल कर रहते और काम करते थे। आनंद कामले वाहनों की नंबर प्लेट बनाने का काम करता था। उसकी पुणे में आनंद आर्ट्स के नाम से दुकान थी। इसके अलावा वो राजनीति में भी सक्रिय था। वो आरपीआई पार्टी का पुणे शहर का उपाध्यक्ष था। शहर में उसकी अच्छी इज्जत थी। उसके भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। केवल आनंद कामले ही अविवाहित था। 26 मई 2018 को दीक्षा और आनंद कामले का विवाह बड़े उत्साह और धूमधाम से हो गया था। विवाह में आरपीआई पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले के अलावा पुणे शहर के सभी कार्यकर्ता और कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए थे। आनंद कामले दीक्षा को पाकर काफी खुश था। उसके परिवार वाले भी अपनी सुंदर बहू से बहुत खुश थे, लेकिन दीक्षा वहां पर अपने आप को कैदी की तरह महसूस कर रही थी। उसके दिलो दिमाग पर निखिल की छवि हावी थी। वो सारे रस्मों रिवाज के बीच उदास रही। उसकी इस उदासी को उसकी ससुराल वाले उसके मायके का गम समझ रहे थे। घर के सारे कार्यक्रमों के हो जाने के बाद भी जब दीक्षा के चेहरे की उदासी नहीं गई, तो परिवार वालों ने आनंद कामले से बहू को कहीं घुमा फिरा कर लाने के लिए कहा। घर वालों के कहने पर आनंद ने हनीमून के लिए सतारा के पंचगनी और महाबलेश्वर जाने की योजना बनाई। इस प्रोग्राम में उसने अपने जिगरी दोस्त राजेश बोबड़े और उसकी पत्नी कल्याणी को भी साथ चलने के लिए राजी कर लिया था। ये बात जब दीक्षा ने अपने प्रेमी निखिल मलेकर को बताई तो वो तिलमिला उठा। उसकी प्रेमिका किसी और के साथ सुहागरात के लिए जाए, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यही हाल दीक्षा का भी था। उसने घर वालों के दबाव में आकर आनंद से विवाह जरूर कर लिया था, लेकिन वो आनंद को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इसके लिए वो निखिल मलेकर के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बना चुकी थी। योजना बनाकर निखिल घटना के एक दिन पहले ही पंचगनी चला गया था। घटना के दिन दीक्षा उसी समय से निखिल के संपर्क में रही जिस समय वो पति के साथ पंचगनी महाबलेश्वर के लिए कार से निकली थी। वो निखिल मलेकर को फोन के जरिए पल पल की जानकारी और लोकेशन बता रही थी। कार जब पंचगनी पसरनी घाट की तरफ गई तो दीक्षा ने योजना के अनुसार उल्टियां आने का बहाना बनाकर कार रुकवा ली। कार को रुके अभी 2-3 मिनट भी नहीं हुए थे कि हत्यारे वहां पहुंच गए और केवल 10 मिनट के अंदर अपना काम करके निकल गए। दीक्षा कामले से पूछताछ करके पुलिस ने उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर जांच की तो सारा राज खुल गया।
पुलिस ने निखिल मलेकर की सरगर्मी से तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर उसे पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से गिरफ्तार कर लिया। विस्तार से पूछताछ पे उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। दीक्षा कांबले और निखिल मलेकर से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट पे पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।